सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबली रेनफोर्स बीम्स। जो भी हमने अब तक बीम देखे वो आपके थे सिंगली रेनफोर्स बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम मतलब क्या? जो भी हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या आपका टेंशन है, ऊपर क्या है आपका यहाँ पे कॉम्प्रेशन है। तो जब भी हम सिर्फ टेंशन जो जोन है आपका, उस टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम। मतलब क्या आपका कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट में कॉम्प्रेशन जो आपका जोन होगा वहां पे आपका कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं होता है। वहीं पर टेंशन जोन में आपका जो रेनफोर्समेंट है वो होता है। इन केस ऑफ द डबली रेनफोर्समेंट, यहाँ पे आपका जो टेंशन और कॉम्प्रेशन दोनों जोन में क्या रहता है आपका जो रेनफोर्समेंट बार है वो हम प्रोवाइड करते हैं। इन केस ऑफ द सिंगली रेनफोर्स बीम भी आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, दो बार एटलीस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो बार रहते हैं ये आपके रहते हैं सिर्फ एंकर बार। ये कोई भी डिजाइन में या फिर लोड कैरिंग कैपेसिटी में ये कोई भी क्या करते हैं, भाग हिस्सा नहीं लेते। वहीं पर जो भी हम डबली रिइंफोर्स डिजाइन करेंगे तो डबली रिइंफोर्स में हम यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करेंगे और ये जो बार्स है वो इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे कि ये क्या करेंगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी में भाग लेंगे। मतलब क्या, ये जो है यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि ये जो आपके बार्स है वो क्या है आपका टेंशन लोड ले रहे हैं, और हमने यहाँ पे कंसिडर किया था कि यहाँ पे जो भी आपका कॉन्क्रीट होगा वो कॉन्क्रीट क्या आपका कॉम्प्रेशन ले रहा है। लेकिन अभी इसमें क्या हो गया कि कॉम्प्रेशन में और एक ऐड हो गया कि ये जो आपके रेनफोर्समेंट बार है ये भी आपका क्या करेंगे, कॉम्प्रेशन जो लोड है वो लेने वाले हैं। मतलब यहाँ पे कॉम्प्रेशन दो चीजें लेंगे, एक है आपका कंक्रीट और दूसरा है आपका जो कंक्रीट जो कॉम्प्रेशन जोन है आपका, वहां पे जो आपके बार्स रहेंगे दैट इज द एरिया ऑफ द स्टील इन द कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन जो आपका रहेगा इट विल बी टेकन बाय द टू आइटम्स। फर्स्ट है आपका जो कंक्रीट होगा वो, और दूसरा है आपका जो भी आपका एएससी दैट इज द एरिया ऑफ द स्टील इन द कॉम्प्रेशन में जो भी आपका स्टील होगा। और जो आपका टेंशन है टेंशन विल बी टेकन बाय द ओनली वन दैट इज द एरिया ऑफ द स्टील इन द टेंशन। इस तरह से आपका जो भी फोर्सेस है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये जो डबली रेनफोर्स बीम है वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसके कुछ रीजन है या फिर ऐसी कुछ आपकी कुछ तो भी कंडीशन होंगी जहां पे आपको डबली इसे इंस्टेड ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम आपको क्या करना है, डबली रेनफोर्स बीम जो प्रोवाइड करना है। मैक्सिमम हम प्रेफर करते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम को, लेकिन अगर आप सिंगली रेनफोर्स बीम प्रोवाइड नहीं कर सकते तो उस जगह क्या करते हैं, डबली रेनफोर्स बीम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हीं रीजन में से आपका सबसे पहला वाला जो है वो रीजन है आपका टू इंक्रीज द एमयू। आपका जो मूवमेंट है, जो आपका मूवमेंट ऑफ एमयू है, अल्टीमेट मूवमेंट है, उसको आपको इंक्रीज करना है अप टिल द एमयू लिमिटिंग के बियॉन्ड द एमयू लिमिटिंग। हम अभी तक क्या कर रहे थे, जो हमारा एमयू था उसको हम क्या करते थे, यमआर लेते थे। जो हम यमआर कैलकुलेट करते थे वो हम किस तरह से फॉर्मूले से कैलकुलेट करते थे, 0.36 मल्टीप्लाइड बाय एफसी के मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एक्सयू मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस 0.42 एक्सयू। और ये जो एक्सयू है ये मैक्सिमम कितना ले सकते थे, फॉर 415 हम ले लेते थे 0.48 डी। वहीं पर दूसरा भी आपके पास और एक फॉर्मूला था आपका एमआर का, वो था आपका 0.87 एफ वाई मल्टीप्लाइड बाय ए एस टी मल्टीप्लाइड बाय अगेन डी माइनस 0.42 एक्सयू। अगेन डी हमने ले लिया, एक्सयू ले लिया हमने 0.48 डी। तो अभी ये जो मूवमेंट है अगर मुझे अगर इसको इंक्रीज करना है, जो मूवमेंट है मुझे इसको इंक्रीज करना है, इसका कुछ तो भी लिमिट होगा कि ये मूवमेंट आपका कितना चाहिए, जो एमआर लिमिटिंग है उतना ही आपका चाहिए। एमआर लिमिटिंग के आगे अगर ये मूवमेंट चला जाता है तो इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, आपका ओवर रिइंफोर्स सेक्शन आपका हो जाता है, और ओवर रिइंफोर्स सेक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। सो यहाँ पे मुझे एमयू अगर इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, एक तो एफसी की इंक्रीज करूंगा, मतलब क्या मैं कंक्रीट की ग्रेड इंक्रीज करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा विड्थ ऑफ द कंक्रीट जो है उसको इंक्रीज करूंगा, या फिर मैं जो आपकी डेप्थ ऑफ द बीम है वो इंक्रीज करूंगा। सिमिलरली ये जो दूसरा फॉर्मूला है इसमें अगेन मुझे क्या करना है, अगर एमयू मुझे इंक्रीज करना है तो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रेड ऑफ द स्टील जो है उसको इंक्रीज कर सकता हूँ। जो एएसटी है, एएसटी को एरिया ऑफ द स्टील विल बी लिमिटेड बाय द मैक्सिमम एएसटी फॉर द ओवर अंडर रिइंफोर्स सेक्शन के लिए लिमिटेड होगा, और डी जो है उसको भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं जो एक तो मैं क्या करूंगा, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इंक्रीज करूंगा, या फिर एफ वाई इंक्रीज करूंगा दैट इज द ग्रेड ऑफ द स्टील, या फिर मैं क्या करूंगा बी इंक्रीज करूंगा दैट इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन, या फिर डी इंक्रीज करूंगा दैट इज द डेप्थ ऑफ द सेक्शन। बट सपोज एसी यहाँ पे मुझे एमआर भी बढ़ाना है, ये जो एमयू है एमयू भी बढ़ाना है, एज वेल एज मुझे जो बी है वो चेंज नहीं करना, जो डी है उसको भी चेंज नहीं करना, जो एफसी के मेरा उसको भी चेंज नहीं करना है, और जो मेरा एफआ है उसको भी मुझे चेंज नहीं करना है। ऐसी अगर कंडीशन होगी कि जहाँ पे मैं बी भी चेंज नहीं करना चाहता, डी भी चेंज नहीं करना चाहता, ग्रेड ऑफ द स्टील या फिर कंक्रीट दोनों में सेम रखना चाहता हूँ, तो इन दैट कंडीशन अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एएसटी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मुझे एफ आई चेंज नहीं करना, डी चेंज नहीं करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एएसटी जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस एएसटी को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे जो दूसरा वाला मेरा कॉम्प्रेशन का फॉर्मूला है
वहां पर भी उसको किसी तरह से कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एफसीके चेंज नहीं कर रहा, बी चेंज नहीं कर रहा, एक्सयू चेंज नहीं कर रहा, तो ये तो उतना का उतना ही रहेगा। सिर्फ मेरा क्या रहा, टेंशन वाला जो फॉर्मूला है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा का एएसटी ले रहा हूं मैं, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉम्प्रेशन और एक बढ़ा दूंगा। कॉम्प्रेशन में क्या करूंगा, मैं एक आइटम बढ़ा दूंगा और वो जो रहेगा वो रहेगा मेरा एरिया ऑफ द स्टील इन द कॉम्प्रेशन। मैं क्या करूंगा, वहां पे एक्स्ट्रा का जो स्टील है वो प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट ये जो एएसटी में इंक्रीज कर रहा हूँ वो कॉम्पेंसेट हो जाए विद द एरिया ऑफ द, मतलब जो भी हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स क्रिएट होगा ड्यू टू दिस एएससी। तो यही एक जनरल आइडिया है आपका कि मुझे क्या करना है, एमयू इंक्रीज करना है। तो एमयू इंक्रीज तो मुझे करना है, तो एमयू इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या, एफसीके, बी, जो डी है या फिर एफआ है, ये चारों चीज अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, जो एमयू है मेरा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मुझे वो चारों चीज इंक्रीज नहीं करनी है। विदाउट इंक्रीजिंग चारों चीज अगर मुझे एएसटी एमयू जो है वो इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एएसटी इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मैं ये दोनों फॉर्मूले में सिर्फ अगर एएसटी को इंक्रीज करूंगा तो क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस होंगे। हम क्या कंसिडर करते हैं, जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन जो आपका कॉम्प्रेशन है, दिस शुड बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टेंशन, ये हम कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए, यहाँ पे हमने कोई भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एएसटी बढ़ा रहे, तो क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करूंगा, एक M1 जो है मेरा वो कॉम्प्रेशन वाला ड्यू टू द कंक्रीट, ये जो है मेरा कंक्रीट वाला रहेगा, प्लस इसमें ऐड कर दूंगा मैं एक और एक कॉम्प्रेशन वाला, कॉम्प्रेशन का स्टील वाला मैं ऐड कर दूंगा, सो दैट यहाँ पे जो मेरा टेंशन वाला है उसमें जो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इसमें जो एएसटी में इंक्रीज कर रहा हूँ वो वहां पे कॉम्पेंसेट हो जाए। तो यही एक जनरल आइडिया है आपका डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का। दूसरा रीजन जो आपका है, अगर आपका सेक्शन सपोज एखादी सेक्शन अगर आपका रहेगा मूविंग लोड वगैरह का रहेगा या फिर विंड वगैरह लोड आपके घर रहेंगे, सपोज ये बीम है, ये जो है हमारा, सपोज ये स्ट्रक्चर है, सपोज यहाँ से विंड आ रही है, सम टाइम यहाँ से विंड आ रही है, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से क्या होगा, ये बेंड होगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे कॉम्प्रेशन आ गया, यहाँ पे टेंशन आ गया, यहाँ पे क्या आपका कॉम्प्रेशन आ गया, यहाँ पे आपका टेंशन आ गया। बट सपोज विंड इस तरह से आने लग गया, अचानक से क्या हो गया, विंड आपकी इस तरह से आने लगी, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये उस साइड बेंड हो जाएगा, ये जो बेंड होगा उस साइड। तो अभी यहाँ पे कॉम्प्रेशन आ गया और यहाँ पे टेंशन आ गया। तो ऐसी जहां भी कंडीशन होगी, जहाँ पे आपके मूविंग लोड्स वगैरह होंगे, जहाँ पे क्या है आपका कॉम्प्रेशन और टेंशन जो है आपका वो चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा आपका बीम इसी तरह से बेंड होगा, मे बी आपका बीम हॉगिंग भी हो सकती है, कभी कभार सैगिंग भी हो सकती है। इस प्रकार के अगर आपके चेंजेस होंगे तो इन दैट केस क्या हो जाए, इन दैट केस हम कंसिडर करेंगे डब्ल्यू रेनफोर्समेंट। मतलब क्या है, वहां पे कॉम्प्रेशन जोन और टेंशन जोन जो है आपके वो एक्सचेंज हो सकते हैं। कभी आपका कॉम्प्रेशन जोन बॉटम वाला रहेगा, कभी आपका कॉम्प्रेशन जोन टॉप वाला रहेगा, वो चेंजेस आपके हो सकते हैं। तो इन दैट केस आपको क्या है, दोनों साइड आपको क्या स्टील चाहिए। हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो आपका कॉन्क्रीट है, सपोज ये बीम है मेरा, सिंपल कंसिडर करेंगे, ये बीम है मेरा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वर्टिकली लोड लगा दिया। अभी वर्टिकली लोड लगाने की वजह से क्या हो गया, ये इस तरह से बेंड हो गया। अभी क्या हो गया, यहाँ पे टेंशन आ गया, ऊपर आपका कॉम्प्रेशन आ गया। सपोज यही बीम में बहुत ज्यादा आपका क्या है, आपका विंड फोर्सेस यहाँ से अगर आपके लग गए, ओके, विंड फोर्सेस आपके नीचे से लग गए, तो ये बीम किस तरह से बेंड होगा, आपका इस तरह से आपका बेंड होगा ये बीम। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्रेशन आ गया और यहाँ पे टेंशन आ गया। हम क्या कंसिडर करते हैं, अभी ऊपर हमने कोई भी रेनफोर्समेंट बार हमने प्रोवाइड नहीं की है, सिर्फ नीचे ही रेनफोर्समेंट बार यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्रेशन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन टेंशन में हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो आपका कॉन्क्रीट जो आपका है वो टेंशन कुछ भी कंसिडर नहीं करता। जो आपका कॉन्क्रीट है वो हम कंसिडर करते हैं कि जो कॉन्क्रीट है आपका वो नो टेंशन, मतलब वो कोई भी टेंशन लोड जो है वो कैरी नहीं करता। सो देयरफॉर इस तरह से अगर आपका रिवर्स कंडीशन आएगा, जहाँ पे भी आपके रिवर्स फोर्सेस लगेंगे, वहां पे ये बीम जो है आपका वो फेल हो जाएगा। तो ऐसी जहाँ पे कंडीशन होगी, जहाँ पे मूविंग लोड होंगे या फिर लोड जो आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि किस तरह से लोड आने वाला है, जहाँ पे वाइस वर्सा हो सकता है कि कॉम्प्रेशन और जो जोन है वो टेंशन में बदल सकता है, तो या ऐसी सभी जगहों पे हम क्या करेंगे, डबली रेनफोर्स सेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, सो दैट दोनों साइड हमारा क्या रहेगा, स्टील रहेगा, और दोनों साइड जो स्टील है वो आपको टेंशन जो स्ट्रेंथ है वो देते जाएगा। सिमिलरली अगर आपके जो बिल्डिंग है उसमें सिस्मिक रिक्वायरमेंट होगी, डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट सिस्मिक की। डक्टिलिटी मतलब कि हमारा जो कंक्रीट है वो क्या आपका ब्रिटल फेल्यूर होता है, कंक्रीट का जो फेल्यूर होता है आपका वो ब्रिटल होता है। तो अगर आपके सिस्मिक जोन है, सिस्मिक जोन में आपको क्या चाहिए, डक्टाइल फेल्यूर चाहिए। इन केस ऑफ द जो भी आपका सिस्मिक जोन है या फिर अर्थक्वेक वाला जोन है, वहां पे आपको डक्टाइल फेल्यूर चाहिए। जो आपका कंक्रीट है, कंक्रीट का फेल्यूर आपका ब्रिटल होता है, और जो स्टील का फेल्यूर होता है वो आपका रहता है डक्टाइल। तो इसलिए अगर हम दोनों साइड अगर बार प्रोवाइड करते हैं तो इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, जो फेल्यूर आपका कंफर्म हो जाएगा कि डक्टाइल फेल्यूर ही होने वाला है। एज वेल एज चौथा रीजन जो आपका, जो भी लॉन्ग टर्म आपके डिफ्लेक्शन होंगे। लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन मतलब क्या, मैंने पहले आपको बोला था कि अगर हम सिर्फ एक बार प्रोवाइड करते तो क्या हो जाएगा, ये जल्दी बेंड हो जाएगा।
अगर हमने 2 बार प्रोवाइड कर दी तो क्या हो गया, ये थोड़ी देर बाद बेंड होगा। यहाँ पर 3 बार प्रोवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका, थोड़ी देर बाद बेंड होगा। मतलब क्या, इसमें जो लोड, जो बेंडिंग है वो जितने ज्यादा बार होंगी उतनी जो बेंडिंग आपकी वो कम होंगी। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं प्रोवाइड करते थे बहुत ज्यादा बार, क्योंकि क्या रहता था आपका अंडर रिइंफोर्स सेक्शन आपको कंसिडर करना रहता है। तो देयरफॉर अंडर रिइंफोर्स सेक्शन भी डिजाइन करना है आपको, और यहाँ पे नंबर ऑफ बार भी प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पे मुझे 3 की जगह मुझे सपोज यहाँ पे इतने बार प्रोवाइड करने हैं, एज वेल एज मुझे जो सेक्शन है वो अंडर रिइंफोर्स भी सेक्शन एज्यूम करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो कॉम्प्रेसिव वाला फोर्स है, यहाँ पे कंक्रीट जो है इन एडिशन टू द कंक्रीट, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बार जो वो दूसरे वाले कॉम्प्रेशन वाले बार्स प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट जो मैंने ये एएसटी यहाँ पे इंक्रीज किया वो कॉम्पनसेट हो जाए यहाँ पे। तो ये आपका चौथा रीजन है कि मैं क्या करता हूँ, जो भी सपोज डिफ्लेक्शन मुझे कम करना है तो डिफ्लेक्शन कम करने के लिए मैं एएसटी बढ़ाऊंगा इन द बॉटम, जो आपका टेंशन होना हो गए वहां पे, और वो जो वहां पे जो एएसटी इंक्रीज हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर भी मेरा कॉम्प्रेशन जो है वहां पे भी मैं क्या करूंगा, रेनफोर्समेंट बार जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट डब्ल्यू रेनफोर्स बीम जो है उसका बिहेवियर कैसा रहता है। तो अभी हमने देखा कि जो आपका डब्ल्यू रेनफोर्स बीम होगा उसमें टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स जो रहेगा आपका, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स विल बी इक्वल टू, आपका तो कंक्रीट का है ही, कंक्रीट की वजह से आपका जो फोर्स आने वाला है वो है ही, इन एडिशन टू दैट हम क्या करेंगे, जो आपका कॉम्प्रेशन में जो स्टील है उसके वजह से भी आपका क्या हो जाएगा, एक जो सी है वो बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते थे, सिर्फ टोटल कॉम्प्रेशन लेते थे, तो वो टोटल कॉम्प्रेशन जो आपका वो तो है उसको हम कहेंगे C1, और दूसरा वाला जो रहेगा आपका दैट इज द C2, ये रहेगा आपका स्टील के वजह से, ये रहेगा आपका कंक्रीट की वजह से। मतलब जो पहले वाला जो हम कंक्रीट का लेते थे वो तो आपके पास है ही, इन एडिशन टू दैट और एक फोर्स आपके बढ़ गया, यहाँ पे और एक फोर्स जो आपका वो बढ़ गया, और वो जो फोर्स है आपका दैट इज ड्यू टू द स्टील, वो आपका स्टील की वजह से फोर्स रहेगा। तो ये हो गया स्टील का। उसके बाद टेंशन, टेंशन अगेन जो हम एएसटी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो हमारे एएसटी वो तो हम प्रोवाइड ही करने वाले हैं, इन एडिशन टू दैट एक्स्ट्रा हम एएसटी प्रोवाइड करने वाले हैं। जो रेगुलर एएसटी है दैट इज द एएसटी जो आपकी लिमिटिंग एएसटी होंगी, मतलब एमयू लिमिटिंग के लिए जो आपकी एएसटी होंगी वो तो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। एडिशन टू दैट हम क्या करेंगे, और एक एएसटी उसके आगे लेके जाएंगे और उसको नाम दे देंगे हम AST2। तो ये जो AST है इससे जाएगा आपका वो T1, और ये दूसरा जो AST इससे आ जाएगा आपका टेंशन 2। तो यहाँ पे भी आपके दो फोर्स हो गए, टेंशन 1 और टेंशन 2। यहाँ पे भी आपके दो फोर्स हो गए, कॉम्प्रेशन और कॉम्प्रेशन 2। ये है सिंपल बात। ये क्या है आपका सबसे पहले डायग्राम, क्या है यहाँ पे कॉन्क्रीट है आपका, यहाँ पे सब कॉन्क्रीट है। तो ये जो कॉन्क्रीट है उसके उसके वो ले रहा है आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स 1। ये यहाँ पे हमने क्या कर दिए, 3 बार इसके प्रोवाइड कर दिए, तो 3 बार ले रहा है आपका टेंशन 1। अभी मुझे क्या करना है, ये AST बढ़ाना है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, नीचे 2 बार जो है वो बढ़ा दिए। सो इसलिए इसी के तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी जो आपके वो रेनफोर्समेंट बार मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऊपर भी मैंने क्या कर दिए, 2 रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कर दिए। तो इन रेनफोर्समेंट बार के वजह से जो आपका फोर्स जनरेट होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका कॉम्प्रेशन 2, और ये जो एक्स्ट्रा बार हमने प्रोवाइड किया एडिशनल टेंशन स्टील, इसके वजह से मेरा जो टेंशन जनरेट होगा वो जो होगा मेरा टेंशन 2। तो इस तरह से C1 और C2 यहाँ पे इस तरह से होंगे कि यहाँ पे कंक्रीट और यहाँ पे मेरे 2 बार ये होंगे आपके C1 प्लस C2, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द ये 3 बार और यहाँ के 2 बार, ऐसे 5 बार आपके हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू T1 प्लस T2। इस तरह से टोटल जो आपका जो आपका डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन होगा उसको डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट हम यही जो कॉम्प्रेसिव टेंशन फोर्स है उनकी वैल्यू अभी चेक करेंगे। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स में हमने क्या देखा कि हमारा क्या आ जाएगा, एक C1 आ जाएगा और दूसरा मेरा आ जाएगा C2। सिमिलरली टेंशन फोर्स में मेरा क्या जाएगा, एक आपका T1 और दूसरा मेरा T2। तो जब फर्स्ट हमने देखा था, फर्स्ट डायग्राम हमने जो कि देखी थी इन सिंगल रेनफोर्स सेक्शन, हमने सिंपली देखा था इस तरह से आपकी क्या रहती है, जो भी हमारा बीम है उसकी स्ट्रेस डायग्राम रहती है। ये स्ट्रेन डायग्राम होगी आपकी, और ये जो ये स्ट्रेन डायग्राम होगी, ये आपकी स्ट्रेस डायग्राम होगी। तो स्ट्रेस डायग्राम में देखा था हमने, यहाँ पे क्या है आपका एक एक्ट होता है, एक फोर्स एक्ट होता है दैट इज द कॉम्प्रेसिव फोर्स, और यहाँ पे आपका क्या रहता है, टेंशन फोर्स एक्ट रहता है। ये जो रहता है आपका, इसकी वैल्यू हमने देखी थी, तो वही वैल्यू आपकी यहाँ पर भी होगी, जो कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा दैट विल बी सेम। तो ये वैल्यू थी आपकी 0.36 मल्टीप्लाइड बाय FCK मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय XU। अभी यहाँ पे XU जो होगा वो आपका XU लिमिटिंग होगा। इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये जो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है, दिस पर्टिकुलर डेप्थ दिस विल बी इक्वल्स टू XU लिमिटिंग, इस तरह से हम कंसिडर करेंगे। तो ये आपका 0.36 XCK B मल्टीप्लाइड बाय XU, ये हमने पहले ही देखा था कॉम्प्रेशन वाला फॉर्मूला, वही कॉम्प्रेशन वाला फॉर्मूला है आपका। यहाँ पे टेंशन था आपका 0.87 मल्टीप्लाइड बाय FY मल्टीप्लाइड बाय AST। तो वही फॉर्मूला अगेन आपका T1 का भी वही फॉर्मूला होगा। T1 जो रहेगा आपका 0.87 FY मल्टीप्लाइड बाय
AST। ये फॉर्मूले हम पहले ही देख चुके हैं। अभी ये बारे आ जाते हैं, ये जो था आपका ये था कॉम्प्रेशन जो आपका सिंगली रेनफोर्स है उसके लिए। अभी अगर आपका जो कॉम्प्रेशन है उसमें भी अगर हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्रेशन में क्या है आपका, यहाँ पे कॉम्प्रेशन में सिर्फ था आपका कॉन्क्रीट, अभी यहाँ पे कॉम्प्रेशन में क्या आ गया आपका स्टील आ गया। तो इस पर्टिकुलर स्टील के लिए तो सबसे पहले ये जो आपका यहाँ पे रहेगा T2, ये T2 की वैल्यू आपकी सेम रहेंगी, यहाँ पे वही रेनफोर्समेंट आपकी, सो यहाँ पे 0.87 F1 मल्टीप्लाइड बाय AST ही आपका रहेगा। तो ये जो टोटल AST उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इसको AST1 बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे AST2। तो इस तरह से जो हमारा T2 हो गया, ये जो हो गया आपका AST1, और दूसरा हमारा T2 जो होगा दैट इज टेंशन फोर्स सेकंड, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.87 F1 मल्टीप्लाइड बाय AST2। तो ये जो एक्स्ट्रा AST हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको टॉप में भी जो है वो स्टील प्रोवाइड करना है। तो वो जो आपका रहेगा, अगेन ये हमने क्या किया है, दिस इज द ये हमने क्या किया है, उसका जो ये हमने क्या किया है, जो स्ट्रेस है स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने। टी कैसे क्या निकाला, टी हमने निकाला जो भी आपका स्ट्रेस था, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील हमने लिया, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द स्टील। तो स्ट्रेस क्या है आपका, स्ट्रेस अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कंप्रेशन वाला स्ट्रेस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो कंप्रेशन में हमने क्या कंसीडर किया, FSC, दैट इज द स्ट्रेस ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन, FSC इस तरह से हमने एज्यूम किया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ द स्टील। अभी एरिया ऑफ द स्टील हमको क्या करना है, कंप्रेशन वाला लिया है, तो एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन दैट इज द AS हमने कंसीडर कर दिया। तो ये आपका यहाँ पे टॉप वाला जो स्ट्रेस है आपको वो मिल जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या किया है, जब हमने कंक्रीट का एरिया लिया, जब हमने कंक्रीट का कैलकुलेशन किया, ये जो बी मल्टीप्लाइड बाय एक्सयू लिमिटिंग हमने किया है, तब हमने ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो कंसीडर कर दिया है। लेकिन अभी हम फिर से एक बार, जब दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, टेंशन निकाल रहे हैं, टेंशन कॉम्प्रेशन निकाल रहे हैं, मतलब ये आपका फोर्स हमने किया। तो जब हम कॉम्प्रेशन वाला निकाल रहे हैं, C2 जब निकाल रहे हैं, तभी भी हम क्या कर रहे हैं, ASC ले रहे हैं, मतलब एरिया ऑफ द स्टील ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका पूरा ये जो स्टील का एरिया है वहां पे हमने क्या कर दिया, दो बार स्ट्रेस जो है वो कंसिडर कर दिया। एक आपका हमने कंसिडर कर दिया FCK वाला, ओके, यहाँ पे जो हमने एक कंसिडर कर दिया वो, और दूसरा जब हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो एक स्टील का हमने कंसिडर कर दिया, एक कंक्रीट का कंसिडर कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो भी आपके रेनफोर्समेंट है वहां पे स्टील का ही स्ट्रेस होगा, कंक्रीट का स्ट्रेस नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, C2 विल बी इक्वल्स टू, C2 आपका क्या रहेगा, FSC मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन। इसमें से आपको माइनस करना है जो भी हमने एक्स्ट्रा का स्ट्रेस कंसीडर किया है। एक्स्ट्रा का स्ट्रेस कंसीडर करने कितने एरिया के लिए हमने किया है, ASC दैट इज द एरिया ऑफ द स्टील मल्टीप्लाइड बाय, अभी ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका कंक्रीट का स्ट्रेस हमने कंसीडर किया। तो कंक्रीट का स्ट्रेस आपका यहाँ पे कितना रहेगा, ये था आपका कंक्रीट का स्ट्रेस 0.45 FCK, वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, यहाँ तक वो कांस्टेंट है, फिर उसके बाद क्या होता है आपका पैराबोलिक होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है 0.45 FCK। सो देयरफॉर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कंक्रीट का जो स्ट्रेस होगा दैट इज द FCC जो हम कंसीडर करेंगे वो करेंगे हम 0.45 FCK। तो ये क्या किया हमने, माइनस कर दिया, क्या FSC से हमने क्या माइनस कर दिया, FCC माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमको जो जहाँ पे भी रेनफोर्समेंट होगी वहां पे कंक्रीट का स्ट्रेस आपका नहीं रहेगा। तो इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं ASC को, इसमें से एरिया ऑफ द स्टील इन कॉम्प्रेशन को अगर कॉमन ले लेते, ये फॉर्मूला आपके पास बच जाता है FSC माइनस FCC, ये फॉर्मूला बच जाता है। और यहाँ पे और एक अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका ASC मल्टीप्लाइड बाय FSC माइनस FCC क्या है आपका 0.45 FCK। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है आपका C2 का फॉर्मूला। तो इस तरह से आपको दो फॉर्मूले मिल जाएंगे, एक आपके कंप्रेशन वाले और टेंशन वाले। कंप्रेशन में आपका C1 का फॉर्मूला जो है आपका वो सेम रहेगा जो हमने पहले कंसीडर किया, सिर्फ एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिटिंग आएगा, और C2 का फॉर्मूला आपका इस तरह से रहेगा। वहीं पर जो आपका T1 है, T1 का फॉर्मूला प्रीवियस जैसा ही रहेगा 0.87 F1 मल्टीप्लाइड बाय AST दैट इज द स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय AST। वहीं पर यहाँ पे भी वही रहेगा, सिर्फ यहाँ T1 में क्या करेंगे AST1 कंसीडर करेंगे, T2 में क्या करेंगे एक्स्ट्रा वाला जो हमने स्टील लिया है वो कंसिडर करेंगे। ओके, ये AST कई जगह ये AST लिमिटिंग भी कहा जाता है, AST1 की जगह AST लिमिटिंग भी कहा जाता है। तो AST लिमिटिंग या फिर AST1 आपके सेम ही है, ठीक है। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे आपका जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो अगेन हमारा जो यहाँ पे कॉम्प्रेसिव वाला फोर्स था, ये क्या था आपका कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव वाला फोर्स, यहाँ पे क्या है आपका टेंशन फोर्स, ये आपका T1, ये आपका और ये आपका कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू द स्टील, और यहाँ पे अगेन आपका T2। तो भी इसमें डिस्टेंस आपको पता है कि दिस डिस्टेंस वाज, ये डिस्टेंस था आपका 0.42 XU। तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपका बचता था ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द CC जो आपका
C1 होगा या फिर T1 होगा, उन दोनों में आपका डिस्टेंस बचता था D माइनस 0.42 XU। तो ये आपका लीवर आर्म हो गया, ये क्या हो गया आपका लीवर आर्म हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है आपका, ये जो टॉप वाला ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी, ये आपका जो CS एक्ट होना है, दैट इज द C2 जो आपका एक्ट होने वाला है, वो कहाँ पे एक्ट होगा, इस रेनफोर्समेंट के सेंटर पे। तो इस रेनफोर्समेंट का सेंटर क्या रहेगा आपका, दिस विल बी यूर D डैश। D डैश क्या रहेगा आपका, दैट इज द इफेक्टिव आपका कवर जो आपका रहने वाला है, ये रहेगा आपका इफेक्टिव कवर। तो ये आपका हमने कंसिडर कर दिया, दिस इज इक्वल टू D डैश। तो टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है आपका, वो है आपका स्मॉल d। सो देयरफॉर ये आपका ऊपर का गया D डैश। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, ये जो आपका कंप्रेसिव फोर्स है ड्यू टू द स्टील, या फिर हम C2 बोलेंगे इसको। C2 और T2 इन दोनों में का जो डिस्टेंस रहेगा आपका, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू D स्मॉल d माइनस D डैश स्मॉल d डैश। ये आपका यहाँ पे लीवर आर्म रहेगा। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपका रहता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर मूवमेंट हम कंसीडर करते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय करते हैं लीवर आर्म करते हैं। लीवर आर्म मतलब क्या हो जाता है आपका, जो फोर्स बाय डिस्टेंस हम करते हैं, तो वही हमने यहाँ पे किया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म करेंगे, लीवर आर्म ही आपका जो रहेगा डिस्टेंस रहेगा बिटवीन द टू फोर्सेस। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन मतलब कि कंक्रीट वाला जो होगा, उसके लिए अगर हम मूवमेंट ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो अगर फाइंड आउट करते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या हो जाएगा, वो C1 प्लस C2 वाला रहेगा। C1 मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय उसका लीवर आर्म, इस तरह से रहेगा। तो C1 है आपके पास 0.36 FCK मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय XU लिमिटिंग मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। ये आपके पास हो गया C1 के लिए। इसमें हम प्लस करेंगे आपका C2 के लिए, या फिर स्टील में जो आपका कंप्रेशन फोर्स है उसके लिए। तो वो आपके पास था एरिया ऑफ द स्टील इन कंप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय FSC, दैट इज द स्ट्रेस फॉर द स्टील इन द कंप्रेशन, माइनस आपका था FCC, दैट इज द स्ट्रेस इन द कंक्रीट इन द कंप्रेशन। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कंप्रेशन के लिए। उसके बाद टेंशन के लिए, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द टेंशन, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द टेंशन विल बी इक्वल्स टू, अभी आपके पास अगेन क्या करेंगे, T1 मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म प्लस T2 मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। तो T1 दैट इज द आपका जो फर्स्ट फोर्स आपका T1 दैट वाज इक्वल्स टू 0.87 FY मल्टीप्लाइड बाय था आपका AST1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीवर आर्म से, यहाँ पे लीवर आर्म का D माइनस 0.42 XU। इसको प्लस आपका T2 आपका सेम फॉर्मूला आपका 0.87 FY मल्टीप्लाइड बाय AST, यहाँ पे AST क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.42 XU। तो इस तरह से आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले मिल जाएंगे, जैसे हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किए थे वही यहाँ पर उसी तरह से फॉर्मूला है। वहां पे भी आपके कंप्रेशन वाला एक फॉर्मूला था, एक टेंशन वाला फॉर्मूला था। दोनों से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दोनों से अगर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी वैल्यू जो हो क्या आ जाएंगी, आपके सेम आ जाएंगे। याद रखिए, अगर दोनों से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कोई भी आपको गिवन रहेगा, दोनों से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये कंप्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर टेंशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों से वैल्यू आपकी क्या आ जाएंगी, सेम आएंगी। तो आपको यही याद रखना है, कंप्रेशन वाला क्या है आपका और टेंशन वाला क्या है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू जो आपको कैलकुलेशन करने वाले की मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया किस तरह से कैलकुलेट किया। ओके, नेक्स्ट